बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अब से चंद घंटों बाद पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 के ऐसे जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं जिनमें ऐसी फस्तायत, ऐसा जुल्म, ऐसा जमहूरियत का कत्ल हुआ जिसकी मिसाल पाकिस्तान की पूरी तारीख में पहले नहीं मिलती। आज के इस वीलॉग में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या जमहूरियत का कत्ल और फस्तायत चौधरी निज़ामुद्दीन का नया नया शौक है या जमहूरियत का खून पहले से चौधरी निज़ामुद्दीन के मुंह लग चुका है। इसके लिए वापस हमें 1947 में जाना पड़ेगा, जब 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अंग्रेज़ बहादुर से आज़ादी मिली और आज़ादी के फ़ौरन बाद हिंदुस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने की कोशिशें शुरू हुई और उन्होंने अपना पहला आइन 1949 के अंदर बना लिया और पहला इंतखाब जो है वो जनरल इलेक्शन जो है वो 3-3.5 साल के अंदर अंदर 1951 के अंदर करवा के 1951 में मुल्क के अंदर जमहूरियत को तवाना करने की कोशिश शुरू कर दी। और दूसरी तरफ अगर हमारा सफ़र देखें तो हम 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। बदकिस्मती से कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को ज़्यादा वक्त ना मिल सका और उसके पीछे लियाकत अली ख़ान साहब को शहीद कर दिया गया। उसके बाद चंद साल हम खेल कूद करते रहे। 1956 में सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने पहला आइन बनाया और इलेक्शन फ़ौरन करवाने की बजाय इक़्तिदार पर बैठे रहे। 1958 के अंदर उन्होंने ऐलान किया पहला इंतखाब करवाने का कि मैं 1959 में 58 में ऐलान किया कि 59 में पाकिस्तान के अंदर पहले जनरल इलेक्शन होंगे। लेकिन यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उस टाइम आर्मी चीफ जो थे वो अयूब खान साहब थे। उन्होंने उनको उकसाया और कुछ मशवरे दिए, जिसके बाद उन्होंने इंतखाबात का ऐलान तो कर दिया लेकिन आइन मुअत्तल कर दिया। सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने जैसे ही आइन मुअत्तल किया तो उसी आइन के तहत तो वो सरबराह थे मुल्क के सिकंदर मिर्ज़ा साहब। जनरल अयूब खान साहब ने देखा कि ये तो अपॉर्चुनिटी विंडो निकल आई है। उन्होंने फ़ौरन से सिकंदर मिर्ज़ा साहब को उठा के बाहर फेंका, मार्शल लॉ लगाया और इक़्तिदार पर काबज़ हो गए। इक़्तिदार पर काबज़ होने के बाद जो पहला काम उन्होंने अंजाम दिया वो उन्होंने नई नवेली जमहूरियत के ऊपर अपना हाथ डाला और 1959 के अंदर 1959 के अंदर होने वाले जनरल इलेक्शंस को कैंसिल किया और उनकी जगह पर बल्दियाती इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन कैसे होने थे माशाल्लाह के अंदर वो आप खुद ही समझ सकते हैं। उसके अंदर 80,000 के करीब बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हुए और फिर उन्हें गटर नाली बनाने के काम पर लगा दिया गया। अब चलते हैं 1962 में, क्योंकि 1959 और 62 के दरमियान जमहूरी तौर पर कोई और बड़ा काम उन्होंने होने नहीं दिया। 1962 के अंदर इन्हीं 80,000 लोगों से, जी हाँ, आवाम से रुजू नहीं किया बल्कि इन्हीं 80,000 बल्दियाती नुमाइंदों का इलेक्टोरल कॉलेज बनाया और इनसे सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बलियाँ बनवा लीं और उनके मेंबर मुंतखब करवा लिए। यहीं तक नहीं रुके, इन्हीं 80,000 लोगों से और इसी इलेक्टोरल कॉलेज और फिर उनसे बनने वाली असम्बलियों के थ्रू 1962 का दूसरा पाकिस्तान का आइन भी बनवा लिया। फिर यहीं नहीं रुके, इन्हीं असम्बलियों और इन्हीं 80,000 बल्दियाती नुमाइंदों के इलेक्टोरल कॉलेज से रेफरेंडम करवाया और ख़ुद मुल्क के सरबराह बनकर बैठ गए। उसके बाद मामला चला गया 1965 में। 1965 के जनवरी में हम चलते हैं, जब पाकिस्तान में इलेक्शन कराने का जनरल अयूब खान साहब ने फैसला किया। लेकिन उनके मद्दे मुकाबल उस वक्त जो थी वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहबा थीं, जो कायदे आज़म की हमशीरा थीं, मादरे मिल्लत थीं। कौम के अंदर उनका बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा एहतराम था। अयूब खान को नज़र आ रहा था कि जिस किस्म के हालात उन्होंने 1959 से मुल्क के अंदर बर्पा किए हुए हैं वो किसी सूरत जीत नहीं सकेंगे। तो उसके बाद उन्होंने ऐसी धांधली की, ऐसी फस्तायत की कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना की करैक्टर असैसिनेशन भी की गई। उन पर जाली झूठे करप्शन के इल्ज़ामात भी लगाए गए। कभी नलके के पानी का बिल भेज दिया तो कभी कोई बिल भेज दिया और उनको करप्ट भी साबित करने की कोशिश की गई, इनकम्पिटेंट भी, कंप्रोमाइज़ भी। वो तमाम काम जो चौधरी निज़ामुद्दीन आज करता है वो चौधरी निज़ामुद्दीन ने
तब भी किए, आज ज़रा ज़्यादा शिद्दत से करता है, लेकिन नीयत उनकी वही थी, मीन के आपने डिस्क्रेडिट करना है हर सूरत। खैर 1965 जनवरी के जो इलेक्शन हुए उसमें ख़ास बात यह है कि बांग्लादेश बनाने वाले शेख मुजीबुर रहमान उस वक्त फातिमा जिन्नाह साहबा के साथ थे और उनको सपोर्ट कर रहे थे। जब यह इलेक्शन छीना गया तो जाहिर बात है उस वजह से मशरकी पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है, वहां पर शेख मुजीब की वजह से और ज़्यादा रिएक्शन आया, और इधर वाले पाकिस्तान में, मगरबी पाकिस्तान में भी रिएक्शन आया। फिर 1965 की जंग हुई जिससे कुछ वक्त गुजरा, लेकिन उसके बाद अवाम ने इलेक्शन मांगना शुरू किया और अवाम ने कबूल ना किया जिस तरीके के बेहुदा इलेक्शन 1965 की जनवरी में करवाए गए थे, जिसमें फातिमा जिन्नाह से को महरूम किया गया था धांधली से, उनको इख्तदार देने से या इलेक्शन जीतने से उनको रोक लिया था धांधली करके। 1968 में ये जो मुजाहरे थे अयूब खान साहब के ख़िलाफ़, जो अवाम का गमो गुस्सा था वो बढ़ता गया। 1968 में रावलपिंडी में तुलबा एक तहरीक उन्होंने बर्पा की हुई थी, मुजाहरा कर रहे थे। चौधरी निज़ामुद्दीन हमेशा ताकत का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने 1968 में भी किया, ताकत का इस्तेमाल हुआ, लाठी चार्ज हुआ, गोली चली, उसमें तुलबा की अमवात हो गई, जिससे अवाम के अंदर गुस्सा, तिश्नगी और सब कुछ और बढ़ गया। जैसे ये हुआ तो जाहिर बात है अयूब खान साहब को ये नज़र आया कि अब वो मज़ीद इक़्तिदार के साथ चिमटे नहीं रह सकते। 11 साल उन्हें तकरीबन हो गए थे इक़्तिदार पर, लेकिन इक़्तिदार से जाने से पहले उन्होंने ये फ़ैसला किया कि चौधरी निज़ामुद्दीन जमहूरियत को ऐसे ही तो नहीं छोड़ेगा। उन्होंने जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने का फ़ैसला कर लिया, और वो फैसला ये था कि उन्होंने बजाय इसके कि 11 साल हुकूमत कर ली थी, अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते, जमहूरियत अवाम को लौटाते, अवाम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करती और मामला आगे चलता। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, बल्कि उसके मुकाबले में उन्होंने उस वक्त के जनरल याया खान को दावत दी कि आप मार्शल लगा लें। जनरल याया खान साहब ने मार्शल लगा ली और इस तरह से 26 मार्च 1969 को जनरल याया खान का इक़्तिदार शुरू हो गया। अब उन्होंने भी इलेक्शन नहीं करवाया। अब ये जहन में रखिए यहाँ पर कि 1947 के 3-3.5 साल बाद हिंदुस्तान इलेक्शन करवा चुका है। अब हमें पहला जनरल इलेक्शन करवाने में 5 साल नहीं लगे। जनरल इलेक्शन का मतलब है जहां अवाम ने डायरेक्ट वोट डालना है। हमें पहला जनरल इलेक्शन करवाने में 3 साल नहीं, हिंदुस्तान की तरह 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 23 साल लगे। हिंदुस्तान ने 3 साल में करवा लिया, हमें 23 साल लगे। तो याया खान साहब मार्च में आए, लेकिन फिर अक्टूबर तक वो बैठे रहे, और अक्टूबर के महीने में उन्होंने 28 अक्टूबर 1969 को 1969 अक्टूबर 28 उन्होंने ऐलान किया कि अगले साल अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। मीन 1970 के 1970 के अक्टूबर में अब इलेक्शन होंगे। अब गौर कीजिए, ये 1 साल की इंतखाबी मुहिम का टाइम दिया जा रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे लंबी इंतखाबी मुहिम थी। बहरहाल ये आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे ही उन्होंने ऐलान कर दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं था। असल में जो उनके एडवाइजर्स थे, और चौधरी निज़ामुद्दीन साहब चाहते थे कि हंग पार्लियामेंट आए और इक़्तिदार पर असल में उन्हीं का कब्जा हो और एक डमी सा वज़ीर आज़म बनाकर वो बिठा दें। लेकिन उस वक्त के जो हालात थे और शेख मुजीबुर रहमान जिस तरीके से मशरकी पाकिस्तान में पॉपुलर था, ये वाज़े नज़र आ रहा था कि वो जीत जाएगा और इक़्तिदार उसको मुंतकिल करना पड़ेगा। और चौधरी निज़ामुद्दीन ने उनके शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर लाल सुर्ख स्याही से लाइन लगा दी थी, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आज इमरान खान के नाम पर सुर्ख स्याही से लाइन लगी हुई है, काट दिया गया है। खैर, उस 1 साल की इंतखाबी मुहिम के अंदर याह्या भुट्टो गठजोड़ से तमाम फसाइयत की गई, क्योंकि जिस तरह आज नवाज शरीफ मिला हुआ है चौधरी निज़ामुद्दीन से, उस वक्त बदकिस्मती से भुट्टो साहब चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ मिले हुए थे। तमाम फसाइयत की गई, जुल्म किए गए, यहां तक कि शेख मुजीबुर रहमान या भुट्टो मुखालिफ जो कैंडिडेट थे उनके घर पर कफन और काफूर भेजा गया कि अगर आपने इलेक्शन से दस्तबरदारी नहीं की, जैसे चौधरी निज़ामुद्दीन आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहा है, हैयत ये नहीं थी। आज तो जुल्म बहुत गुना ज्यादा है, लेकिन तब भी मैं बता रहा हूं कि इलेक्शन से दस्तबरदारी जो थी वो उनको चाहिए थी, वो उनकी डिमांड थी। खैर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जुल्म इस लेवल का नहीं था तो बचत हो गई, और आखिरकार 1 साल की बजाय 14 माह के बाद आखिरकार 7 दिसंबर 1970 को इलेक्शन हुए। 7 दिसंबर 1970 को जो इलेक्शन हुए उससे
क्योंकि एक साल की पूरी जो मुहिम थी वो तो थी इसलिए कि शेख मुजीब और उनकी पार्टी और भुट्टो मुखालिफ कुव्वतों को कमज़ोर कर लिया जाए। जब ये आसरा हो गया और इस चीज़ का पूरा यकीन हो गया कि अब भुट्टो साहब जीत जाएंगे तो इलेक्शन करवा लिया गया। लेकिन इलेक्शन के जो नताइज आए उससे भुट्टो साहब तो परेशान हुए ही हुए, चौधरी निजामुद्दीन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि वो शेख मुजीबुर रहमान जिसके नाम पर लाल लकीर फेरी हुई थी वो भुट्टो साहब से दुगनी सीटें जीत गया। जी हां, उसने 1970 के इलेक्शन के अंदर उसने 160 सीटें जीती और भुट्टो साहब को मिली महज 81 सीटें, 81। अब 81 और 160 में तकरीबन दुगने का फर्क है, बल्कि दुगने का फर्क है। अब शेख मुजीबुर रहमान को जब दुगनी सीटें मिली तो वो इक्तदार चाहते थे, चौधरी निजामुद्दीन उन्हें किसी सूरत इक्तदार नहीं देना चाहते थे, और साथ आज का नवाज शरीफ और उस वक्त के भुट्टो साहब मिले हुए थे। तो इन्होंने फैसला किया कि असेंबली का इजलास होगा तो वोट पड़ेगा तो इक्तदार मिलेगा, असेंबली का इजलास ही नहीं कराते। जिस तरीके से अब पंजाब और केपीके के इलेक्शन नहीं करवाए गए, बिल्कुल उसी तरह से पहले इलेक्शन रोके गए, बाद में असेंबली का इजलास नहीं करवाने दिया गया। फिर उस इजलास को रोका गया। और यहां एक अमर बड़ा जरूरी है कि उससे पहले शेख मुजीबुर रहमान पर भी गद्दारी और बगावत के जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए। उससे पहले फातिमा जना साहबा पर भी गद्दारी बगावत के मुकदमात दर्ज किए गए। तो ये सारे काम करके देख लिए गए थे। बहरहाल नताइज जो आए उससे तो हवास बाख्ता हो गए। तो ये मामला चलते रहे, शेख मुजीब को डीलें ऑफर करना शुरू की गई कि आप ये वजारत ले लें, ये कर लें, ये कर लें, हुकूमत आपको नहीं दे सकते। ये काम चलता रहा और इसके मुकाबले में वहां पर मुजाहरे शुरू हो गए मशरकी पाकिस्तान में। उनको रोकने के लिए आखिरकार 3 दिसंबर 1971 को आखिरकार असेंबली का इजलास बुलाया गया। जैसे ही असेंबली का इजलास बुलाया गया तो भुट्टो साहब ने यह बयान दिया कि जो उस असेंबली में, यह ढाका में बुलाया गया था इजलास, जो असेंबली में जाएगा उसकी मैं टांगे तोड़ दूंगा। अब इन हालात के अंदर फिर असेंबली के इजलास को थोड़ा मौखर किया गया और उसको 7 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया। जब मौखर होने के बाद भी असेंबली का इजलास ना हुआ तो ढाका में और उसके गिरदो नवा में और मशरकी पाकिस्तान में मुजाहरे शुरू हो गए। वहां पर जब अमन अमान के हालात कंट्रोल से निकले, और उस वक्त आप ये समझ लीजिए कि हम 1947 से लेकर 23 साल अभी तक कोई इलेक्शन नहीं करवाया, बार बार गद्दारी बगावत के मुकदमात, अपने लोगों पर फस्तायत, माहौल ऐसा बना दिया हुआ था जो बड़ा कंड्यूसिव था हिंदुस्तान के लिए पेनिट्रेट करना। और हिंदुस्तान उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में पेनिट्रेट कर चुका था। उन्होंने भी हवा दी उन मुजाहरों को। और उस वक्त ये आपको पता होना चाहिए कि एडमिरल एहसान जो थे वो मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर थे, और साहबजादा याकूब जो थे वो मिलिट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। 2 कमांडिंग ऑफिसर होते थे, एक इस तरफ की मिलिट्री के जो आज का पाकिस्तान है, और एक बांग्लादेश की मिलिट्री जो पाकिस्तान की फौज थी उसके जो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर थे। मीन बांग्लादेश जो उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान था, मशरकी पाकिस्तान था, उसके आर्मी के सबसे बड़े ऑफिसर साहबजादा याकूब थे। उन दोनों ने वहां से यह पैगाम भेजा कि यहां पर किसी किस्म का ताकत का इस्तेमाल ना करें, हालात पहले ही खराब हैं, और मसलत के साथ काम लें, अकलमंदी से काम लें। उनकी बात मानने की बजाय चौधरी निजामुद्दीन ने उनको हटा दिया और उनकी जगह पर टिक्का खान साहब को भेज दिया। जनरल टिक्का खान ने कहा कि मुझे जानों की परवाह नहीं है, मुझे रिट ऑफ द स्टेट कायम करनी है, और उन्होंने फिर जुल्म और फस्तायत का बाजार गर्म कर दिया। वहां पर होने वाले इस सारे जुल्म में जो ट्विस्ट आया वो 7 दिसंबर को इजलास तो ना हो सका असेंबली का, और उसके बाद भी एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात होते रहे कि किस तरह से शेख मुजीब को मना लिया जाए। आखिरी इसकी एफर्ट 25 मार्च को याया खान ने की। जब वो ढाका में थे, शेख मुजीब से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुझे अवाम ने मैंडेट दिया है हुकूमत करना, मेरी पार्टी का हक है, तो मैं इससे दस्तबरदार नहीं हो सकता। जब शेख मुजीब ने जवाब दे दिया और याया खान ने उड़ान भरी ढाका के हवाई अड्डे से वापस पाकिस्तान के लिए, तो पीछे ऑर्डर्स दे आए मिलिट्री ऑपरेशन के, और यूं 25 मार्च 1971 को जनरल याया खान ने पाकिस्तान तोड़ने के ऑर्डर पर साइन कर दिया एक किस्म का, क्योंकि उसी रात ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ। पाकिस्तान की फौज ने वहां पर ऑपरेशन किया। अवामी लीग जिसके लीडर शेख मुजीब थे, उनके तमाम लीडरान को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख मुजीब के घर पर भी पाकिस्तान की फौज पहुंची, फायरिंग की। जैसे ही उन्हें पता चला बाहर फौज आ गई है, उनको हिंदुस्तान ने या पता नहीं किसने अरेंज करके दी होगी या खुद की होगी, कोई वायरलेस का सिस्टम उनके पास वायरलेस थी, जिससे उन्होंने अपनी अवामी लीग के लोगों को यह कह दिया कि आप बांग्लादेश की आजादी का ऐलान कर दें और बांग्लादेशी अवाम को कहें कि अब से लेकर जब तक आजादी ना मिले आपकी यह जंग गलियों बाजारों में जारी रहेगी। खैर ये ऐलान वो कर चुके। उसके बाद फौज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जहाज में बिठा के उनको मगरबी पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान लाया गया। फैसलाबाद के अंदर उन्हें ले जाया गया, जहां उस वक्त 3-4 कारखाने थे बड़े कपड़े के। कहा जाता है कि एक कपड़े के कारखाने के तय खाने में उन्हें चंद दिन रखा गया। उसके बाद उन्हें मुंतकिल किया गया फैसलाबाद जेल, और वहां से उन्हें मियां वाली जेल में रखा गया। और उसके बाद क्या हुआ वो बाद में आपको बताते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर जब 25 मार्च को यह फस्तायत शुरू हुई, टिक्का खान साहब और तमाम काम जो होते रहे, और फिर जनरल न्याजी को भेज
دیا گیا, ظاہری بات ہے, جو انہوں نے بڑھ کر یہ سارے کام کیے, اور جنرل نیازی صاحب اور یہ تمام چیزیں جاری رہیں سب کی سب 3 دسمبر 1971 تک. جی ہاں, 3 دسمبر 1971 کو بھارت جو اتنی دیر سے گھات لگائے بیٹھا تھا کہ پاکستان غلطیوں پر غلطیاں کر رہا ہے, کب انہیں موقع ملے اور پاکستان توڑے وہ, آخر کار 3 دسمبر 1971 کو جب انہوں نے دیکھا کہ مارچ سے لے کے دسمبر تک 9 مہینے 8-9 مہینے سے فسطائیت ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, اب بنگلہ دیشی لوگ مکمل طور پر ان سے نفرت کر رہے ہوں گے یا ناراض ہوں گے, تو وہ بنگلہ دیش میں گھس آئے. جب 3 دسمبر 1971 کو ہندوستانی فوجیں گھسیں تو بنگلہ دیش کے مکتی بانی اور بنگلہ دیشی لوگوں نے انہیں ویلکم کیا. 2 ہفتے ہم یہ جنگ لڑ سکے اور 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ پر قبضہ ہو گیا ہندوستانی فوجوں کا, ڈھاکہ فال ہو گیا, ہمارے 90,000 کے قریب افسران اور جوان گرفتار ہو گئے اور سرنڈر ہو گیا, اور وہ سب کچھ ہوا کہ سب ختم ہو گیا اور ہماری قسمت میں رسوائی آئی. بعد میں جنرل باجوہ نے اعتراض کیا کہ یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ وہاں 90,000 فوج گرفتار ہوئی, فوج صرف 35,000 تھی, باقی لوگ سویلین افسران تھے. مجھے اس بات کی منطق سمجھ نہیں آئی, کیونکہ 35,000 ہو یا 90,000 ہو, کیا جگ ہسائی میں کوئی فرق ہے 35 اور 90 میں؟ تو اس بے تکی منطق کے اوپر بحث کرنے کی بجائے مختصر بات یہ کہ ہمارے لوگ وہاں پر سرنڈر ہو گئے, گرفتار ہو گئے. جتنی یہ جگ ہسائی یا ندامت کی بات جنرل باجوہ صاحب کو جتنی تکلیف ہوگی اتنی مجھے ہے. یہ ہمارے لیے کوئی فخر کی بات تو ہے نہیں. ہمارے قیدیوں کو ہندوستان قید کر کے ہندوستان لے گیا. اور دوسری طرف اس طرف کیا ہوا کہ 16 دسمبر جب ڈھاکہ فال ہو گیا تو جنرل یایا ابھی بھی چاہ رہے تھے کہ وہ اقتدار کریں, کیونکہ چودھری نظام الدین کا دل نہیں تھا کہ اقتدار سے الگ ہوں, تو ابھی بھی کوشش کر رہے تھے. لیکن اس وقت کے ایک بریگیڈیئر ایف بی علی, یہ کہانی کس دن پھر آپ کو سنائیں گے پوری, لیکن بریگیڈیئر ایف بی علی نے, جو پاکستان ملٹری کے اندر بریگیڈیئر تھے, انہوں نے کو کر دیا, بغاوت کر دی, اور جس کی وجہ سے جنرل یایا خان سے استعفیٰ لیا گیا, اور پھر بھٹو صاحب جو اس وقت ملک سے باہر تھے انہیں بلا کر ملک کا سربراہ بنا دیا گیا اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے وہ. اور بھٹو صاحب نے 20 دسمبر کو غالباً اپنا پہلا خطاب کیا, اور اس خطاب میں پہلی دفعہ انہوں نے بتایا کہ شیخ مجیب الرحمان, جس کو 25 مارچ 1971 کو گرفتار کیا تھا, وہ ابھی تک زندہ ہے اور پاکستان کی تحویل میں ہے. انٹرنیشنل پریشر بھی تھا, اور وہی شیخ مجیب الرحمان جس کے نام پر سرخ سیاہی سے کاٹا لگایا ہوا تھا, جس کو کہا تھا کہ کسی صورت وزیر اعظم نہیں بننے دینا, اسی شیخ مجیب کو پوری عزت کے ساتھ جہاز میں بٹھا کے روانہ کیا گیا. نہ صرف بنگلہ دیش کا وزیر اعظم بننے دیا گیا, بلکہ بنگلہ دیش کا بابا قائد بھی بنا دیا گیا, جو اس سے پہلے بنگلہ دیش کا بابا قائد جو ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے. بہرحال 20 کو جب بھٹو صاحب آئے تو آئی تھنک 25 دسمبر یا اس کے اوائل میں جو شیخ مجیب تھے انہیں جہاز میں بٹھا کے بھٹو صاحب خود روانہ کر کے گئے. شیخ مجیب کہتے ہیں کہ مجھے روانہ کرنے سے ایک رات پہلے بھی بھٹو صاحب میرے سے یہ مذاکرات کر رہے تھے کہ تم حکومت نہ مانگو اور ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائیں. سوچیں ہماری کیا تھی اس وقت کے نواز شریف کی سوچ کیا تھی کہ پاکستان ٹوٹ چکا ہے, اور اس وقت ہی وہ کہتے تھے کہ یار تو پرائم منسٹر بن جا, لیکن اس وقت بھی وہ اسے کہہ رہے تھے کہ تو وزارت لے لے کوئی اور پرائم منسٹر مجھے بننے دے اور پاکستان اکٹھا کر لے. خیر وہ پاکستان سے روانہ ہو کے انگلینڈ پہنچے, انگلستان میں انہیں پورا جو سفارتی پروٹوکول دیا گیا ہیڈ آف اسٹیٹ کا, وہاں انہوں نے ایک مشہور زمانہ پریس کانفرنس کی. اس کے بعد شیخ مجیب کو انگلستان نے اپنا سرکاری جہاز دیا جس پر بیٹھ کر وہ ہندوستان نئی دلی اترے, اور نئی دہلی کے اندر ان کا استقبال اندرا گاندھی اور ان کی پوری کابینہ نے ایئرپورٹ کے اوپر جا کر کیا. ان کو ساتھ لا کر نئی دہلی کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کیا. خطاب انگریزی اور اس کے ساتھ ہندی میں کرنا چاہ رہے تھے, تو اندرا گاندھی نے کہا کہ آپ بنگالی میں خطاب کریں. تو اس کے بعد وہاں پر خطاب کرنے کے بعد وہ ڈھاکہ پہنچے, جہاں لوگوں نے ان کا استقبال کیا, اور انہوں نے اپنا مشہور زمانہ خطاب کیا جہاں پر انہوں نے عظیم شاعر فلسفہ نگار ربندر ناتھ ٹیگور کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عظیم شاعر, تم کہتے تھے بنگالی قوم کبھی بنگال سے اوپر, مطلب ایک قوم نہیں بن سکتی, بڑا نہیں سوچ سکتی. آج آ کر دیکھو کہ ایک ایک شخص جو ہے وہ بڑا بن چکا ہے اور اوپر سوچ رہا ہے. بہرحال اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ بھی کچھ اچھا سلوک بعد میں بنگلہ دیش میں نہیں ہوا, انہیں قتل کر دیا گیا, ان کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا. یہ داستان کسی دن اور آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کا مقصد, یہ ساری بات کا مقصد آپ کے سامنے رکھنے کا یہ تھا کہ یہ جو کچھ آپ نے پچھلے 2 سال میں دیکھا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس لیول کا ظلم, اس لیول کی فسطائیت شاید 1971 میں بنگلہ دیش میں تو ہوئی ہو, مغربی پاکستان میں اس طرح کی فسطائیت پہلے ہم نے نہیں دیکھی. لیکن یہ جو تمام جمہوریت کے اوپر شب خون مارنا, جمہوری اور جمہوری لیڈروں کے اوپر سرخ سیاہی سے نشان لگا دینا, الیکشنز چوری کرنا, لوگوں کو الیکشن سے دستبردار کرنا, پریشر ڈالنا, یہ کوئی پاکستان کے اندر نیا نہیں ہے. یہ چودھری نظام الدین ازل سے کرتا آیا ہے جب سے پاکستان بنا ہے, اور آگے بھی اس کا پورا کرنے کا ارادہ ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے پھر میں آپ سے چاہتا کیا ہوں یہ ساری داستان سنا کے؟ میں چاہتا یہ ہوں کہ 76 سال کی تاریخ آپ بدل سکتے ہیں.
वो तारीख कैसे बदल सकते हैं? तारीख आप अपने वोट से बदल सकते हैं। किसी और कौम के साथ ये सब कुछ इसलिए नहीं हुआ कि वो कौम नहीं चाहती थी कि उनके साथ ऐसा हो। यहां अगर मैं चौधरी निजामुद्दीन को दोष दे रहा हूं, कसूरवार ठहरा रहा हूं, तो बहुत सारा कसूर हमारा भी है कि हमने ये जुल्म, ये फस्तायत बर्दाश्त की और मिठाइयां भी बांटी बहुत दफा माशाल्लाह लगने पर। अगर आज हम अपनी किस्मत में तब्दीली चाहते हैं, अपने मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी हो और हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू अपने नुमाइंदे चुने जो कि डीले करके इक़्तिदार में आकर मुल्क लूट कर अपनी जायदाद ना बनाएं बल्कि आपको जवाब दें, तो फिर जो 70 साल शख्स इस टाइम जेल में कैद है, जिसके नाम पर सुर्ख लकीर लगी हुई है, वो सुर्ख लकीर आप उसके नाम से और पाकिस्तान की 76 साल हिस्ट्री से मिटा सकते हैं अपने वोट की ताकत से। और उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा, वोट डालनी पड़ेगी और उस पर पहरा देना पड़ेगा। मेरी तरफ से इतना ही। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।